एक गांव में एक बूढ़ा आदमी मदनलाल अपनी बेटी लता के साथ रहता था। मदनलाल बहुत गरीब था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो बाजरा उगाता था। उसी से वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। मदनलाल को हर घड़ी बस अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती थी। एक दिन वो खाना खाने बैठा था। पिताजी, लीजिए एक रोटी और खा लीजिए। नहीं बेटी, बस अब मन नहीं है। ये क्या पिताजी, कई दिनों से देख रही हूँ आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, क्या बात है? बेटी, तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, तू 20 बरस की हो चली है। ऐसे में मुझे तेरी शादी की चिंता दिन रात सताती है। किसी से भी शादी के लिए बात करता हूँ तो उसे दहेज चाहिए होता है। मेरे पास ठीक से शादी की व्यवस्था तक के पैसे तो है नहीं, फिर मैं दहेज कहाँ से दूंगा? यही सब सोच सोच के तो मेरी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी है। तो पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं आपके पास रहूंगी ना, हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। और वैसे भी शादी हो गई तो आप तो अकेले रह जाएंगे ना, इसलिए इतनी चिंता मत करिए और आराम से खाना खाइए। लता अपने पिता की चिंता को कम करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि समस्या गंभीर है। उसकी ज्यादातर सहेलियों की शादी या तो हो चुकी थी या फिर तय थी और होने वाली थी। एक दिन जब कड़ी धूप में मदनलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तब वहाँ उसका पुराना मित्र कन्हैया लाल आता है। अरे मदनलाल, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल सब ठीक है भैया, तुम बताओ, आज बड़े दिनों के बाद इस तरफ आए हो? हाँ, तुम्हें मिठाई देने आया हूँ, ये लो, और लता बिटिया को भी जरूर खिलाना। अरे वाह, मगर ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? अरे मेरा बेटा है ना जगन, उसको शहर में एक नौकरी का बुलावा आया है, मगर उसके लिए उसे और बहू को शहर जाकर ही रहना पड़ेगा। शहर में रहने के लिए वो लोग घर का इंतजाम भी कर रहे थे, मगर घर में जमानत का कुछ पैसा देना था। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? मदनलाल की रुचि कन्हैया लाल की बात में बढ़ रही थी। अरे करता क्या, इतनी अच्छी नौकरी थी, महीने का 20,000 देने को तैयार थे, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही थी। इसलिए अपने गांव का दम्मुक सेठ है ना, उससे सूद पर पैसा उधार ले लिया, उससे शहर में घर की जमानत दे दी। अब बेटा वहाँ नौकरी करके आराम से धीरे धीरे साल भर में पैसा चुका देगा। बस उसकी नौकरी लगने की खुशी में तुम्हें मिठाई खिलाने आया हूँ। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा विचार है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे भी मेरी बेटी लता की शादी करानी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अब तक कहीं बात पक्की नहीं हो पाई है। बस फिर समझ लो कि तुम्हारी दुविधा अब दूर हो जाएगी। तुम भी सेठ से सूद पर पैसे ले लो और धीरे धीरे चुका देना। लता बिटिया की शादी कराने में अब और देरी मत करो। इतना कहकर कन्हैयालाल वहाँ से चला जाता है। मदनलाल को ये विचार बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया था कि शाम को ही सेठ धम्मुक के पास जाएगा और पैसे लेने की बात करेगा। शाम तक मदनलाल खेत में काम करता है और काम खत्म होने के बाद वो धम्मुक सेठ के घर पहुँच जाता है। मदनलाल को देखकर धम्मुक सेठ मदनलाल से कहता है, आओ आओ मदनलाल, कैसे आना हुआ? जी सेठ, वो मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे। मैं अगले साल तक आपको पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जी यूं ही कोई 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है, 50,000 पर एक साल का 10,000 का सूद लगेगा। धम्मुक सेठ की बात सुनकर मदनलाल चौंक जाता है। वो दबी हुई आवाज में कहता है, 10,000 का सूद, ये तो बहुत ज्यादा है सेठ जी, मैं गरीब किसान हूँ, इतना ज्यादा सूद कैसे दे पाऊंगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं भी यहाँ 2-4 पैसे कमाने के लिए तो बैठा हूँ ना। अगर मैं कम सूद पर पैसे बांटने लगा तो भला मेरा क्या ही फायदा होगा। तुम्हें लेना है तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। बहुत लोग हैं जो खुशी खुशी ये सूद देने को तैयार हो जाएंगे। अरे तुम्हारी जरूरत के समय में मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मुझे ही सिखा रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सूद चुकाने को तैयार हूँ। सेठ ये सुनकर खुश हो जाता है। उसे भी पता था कि उसने बहुत ज्यादा सूद पर मदनलाल को पैसे उधार दिए थे, लेकिन ये उसका रोज का काम था। गरीब और बेबस लोगों को बहुत ज्यादा सूद पर उधार देकर वो खूब पैसा कमाता था। पैसा लेकर मदनलाल वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते भर वो खुद से बातें करता आ रहा था। अब क्या करता मैं, पैसे तो चाहिए ही थे ना, ज्यादा सूद तो ज्यादा ही सही, कम से कम अब किसी भी घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तो जा पाऊंगा। पहले तो लोग ये सुनकर मुंह बना लेते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बस एक बार लता का घर फंस जाए तो फिर मैं चैन से रह पाऊंगा। सोचते सोचते मदनलाल घर पहुंच जाता। वहाँ पर लता उसका इंतजार कर रही थी।
पिताजी, आज आने में बड़ी देर हो गई आपको। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। और ये हाथ में क्या है आपके? ओ ये, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस खेतों में डालने के लिए खाद है। अच्छा जल्दी से खाना लगा दो बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह पिताजी, आज तो आपकी भूख प्यास वापस आ गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। मदन लाल ने लता से उधार के पैसों की बात छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि लता किसी भी तरह की चिंता में आए, और अगर लता को पता चल जाता कि उसके गरीब बूढ़े पिता ने उसकी शादी के लिए इतने ज्यादा सूद पर पैसे उधार लिए हैं, तो उसे बहुत चिंता होती। फिर लता खाना ले आती है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। अगले दिन मदन तय करता है कि वो अपना पैसा जाकर पड़ोस में स्थित बैंक में जमा करवा देगा, क्योंकि उसके गांव में चोरी चकारी बहुत होती है। गांव से सटा एक जंगल था जहां पर सभी चोर रहते थे, इसलिए कोई दिन में भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता था। जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। आज आखिरकार अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ और रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। तभी मदन लाल देखता है कि रास्ते पर बहुत भीड़ जमा थी। वो एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई, कल रात जोरों की आंधी आई थी। आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर रास्ते पे गिर गए, जिससे रास्ता बंद पड़ा है। इसी की साफ सफाई का काम चल रहा है। साफ सफाई में गांव के कई लोग जुटे हुए हैं। ये सब सुनकर मदन लाल चिंता में आ जाता है और वो सोचने लगता है, ओह, अब क्या करूं? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी रास्ता खुलने में। नहीं नहीं, मैं इतनी देर यहाँ पर खड़े रहकर इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, जंगल के अंदर से दूसरे रास्ते से चलता हूँ। मदन लाल को एक रास्ता पता था जो उसे जल्दी पहुंचा देता, इसलिए वो चल पड़ता है। लेकिन मदन लाल की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वो कुछ दूर चलता है, अचानक से उसके सामने जंगल में चोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो मदन लाल का कलेजा जैसे मुंह को ही आ गया था। अरे वाह, आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। हाँ, वरना कोई जंगल के रास्ते से आता जाता है, लेकिन इसने आज आकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। अब इसे लूट कर कुछ दिन तक तो हम मजे करेंगे। कुछ नहीं तो इसके पास से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हफ्ते भर का गुजारा हो जाए। मदन लाल की ये सब देखकर सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। एक चोर आगे बढ़ा और मदन लाल की थैली छीन ली। थैली में धम्मुक सेठ से उधारी पर लिए हुए पैसे थे। अरे नहीं भाइयों, एक हफ्ता नहीं, अब तो लगता है कि कई महीने कहीं चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो कितना सारा माल है। लगता है कि कम से कम लाख रुपए हैं इस थैली में। सभी चोर ये सुनकर खुश हो जाते हैं, मगर मदन लाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं बहुत गरीब और मजबूर बूढ़ा हूँ। ये पैसे मैंने उधार लिए, इनसे मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। मुझ पर रहम करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे तो हम सब भी तो मजबूर हैं, क्या करें? चोरी हमारा धंधा है। अगर तुम्हें जाने दिया तो ये तो धंधे के साथ बेईमानी होगी। मदन लाल गिड़गिड़ाता रहा, मगर चोरों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और वो उसका पैसा लेकर वहाँ से चले गए। इतनी तो मदन में शक्ति और हिम्मत भी नहीं थी कि वो चोरों से लड़कर अपने पैसा वापस ले पाता। मदन लाल को ऐसा धक्का लगा था कि वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? वो चोर तो सब कुछ लूट कर ले गए। उस पैसों को तो मैंने कितने भारी सूद पर उधार लिया था। अब तो हाथ में पैसे तक नहीं है, मगर उसका सूद तो चुकाना ही पड़ेगा, और वो भी मूलधन के साथ। क्या करूँगा अब? कहाँ जाऊँ? किसे बताऊँ ये सब? हाय, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। मदन लाल की हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन उस जंगल में उसका रोना सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर के बाद जब अंधेरा छाने लगा तो हिम्मत करके मदन लाल उठा और वापस अपने घर गया। वहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसके पिता के साथ एक ही दिन में कितनी अनहोनी हो गई है। पिताजी, आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? जैसे ही लता ने ये सवाल किया, मदन लाल अपने अंदर के सैलाब को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा रोता देखकर लता भी डर गई। क्या हो गया पिताजी? आखिर आप इतना रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बताइए ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। मदन लाल रोते रोते लता को सब कुछ बता देता है और सारा सच जानकर लता के होश ही उड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये तुम हम गरीबों के साथ कैसा खेल खेल रहे हो? एक पल में ही खुशियाँ देकर छीन ली मेरे पिताजी से। अभी हम लोगों को उस धम्मुक सेठ के पैसे भी चुकाने हैं और शादी की व्यवस्था तो अब होनी असंभव है।
दोनों बाप बेटी जैसे सदमे में चले जाते हैं। कुछ देर तो कमरे में एकदम खामोशी थी। दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोलता है, लेकिन अचानक से लता को एक विचार आता है। पिताजी, मैंने सुना है कि सेठ बहुत दान पुण्य करता है। वो गौशाला और विद्यालय में भी दान करवाता है। आप एक बार जाकर उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। अरे बेटी, तू कितनी भोली है। ये सब दिखावा है, दिखावा। जो आदमी लोगों से इतना भर भर के पैसा लेता हो सूद का, वो भला दान पुण्य करेगा? क्या मतलब है आपका? सेठ जिस गौशाला में दान करने की बात कहता है वो उसके साले की ही है। वहाँ दान करना तो बस एक ढोंग है, और विद्यालय में बच्चों के लिए सामान भिजवाने के बाद वो वापस भी मंगवा लेता है। ये सब सुनकर लता बहुत दुखी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पिताजी कि आपको एक बार सेठ के पास जरूर जाना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके साथ हुई घटना के बारे में जानकर कुछ दया दिखा दे। मदन लाल को पता था कि सेठ के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, मगर लता की जिद और विश्वास के आगे वो मजबूर हो जाता और सेठ के पास बेमन चले जाते हैं। अरे मदन लाल, तुम यहाँ कैसे? अभी कल ही तो तुम पैसे लेकर गए थे, क्या बात है? हाँ सेठ जी, गया तो था, मगर क्या बताऊं क्या अनर्थ हुआ है मेरे साथ। क्या? जरा साफ साफ बताओ। जी, कल वो आपसे जो पैसे उधार लिए थे उनको लेकर आज बैंक में जमा करने जा ही रहा था कि रास्ते में जंगल के चोरों ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे सारे पैसे लूट लिए। मैं एक ही पल में बर्बाद हो गया सेठ जी। अरे अरे, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ मदन लाल। अब तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? मदन लाल को सेठ की बात सुनकर तसल्ली हुई। उसे लगा कि सेठ उसकी बात समझ गया है, लेकिन फिर सेठ आगे बोला, एक काम करो, कुछ पैसे और ले लो और अगले साल पहले वाले पैसों के साथ सूद सहित चुका देना। इससे तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। ये सुनकर मदन लाल को बहुत झटका लगता है। सेठ ने कोई दया नहीं दिखाई थी और वो चोरी हो गए पैसे भी सूद समेत वापस लेने की फिराक में था। पर मालिक, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैं इतना गरीब आदमी हूँ, बार बार पैसे उधार पर लेकर कैसे चुकाऊंगा? तो तू क्या चाहता है कि मैं तुझे अपनी कीमती जायदाद से पैसा देता जाऊं और तू उसे लुटवाने के बाद अगले दिन आकर फिर से पैसा मांग लेगा? अरे इसे क्या अपनी बुआ का घर समझ के रखा है तूने? चल भाग जा यहाँ से। और मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तेरे खेत पर कब्जा करवा रहा हूँ। तेरा क्या भरोसा, जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक वो खेत मेरा। ये सब सुनकर तो मदन लाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से मिन्नतें करने लगता है। ऐसा मत करो सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। वो खेती मेरी कमाई का एक जरिया है। अगर आपने उसे भी ले लिया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा? ऐसा मत करो, दया करो मुझ पर। मदन लाल की लाख मिन्नतों के बाद भी सेठ नहीं पिघलता और अपने आदमियों से कहकर उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। हे ऊपर वाले, आखिर ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? इससे अच्छा तो मैं अपनी जान देकर यहीं पर जीवन खत्म कर लूं। मदन लाल होश खो बैठता है और वो घबराहट में सीधे नदी में कूदने चला जाता है। नदी के पास खड़े होकर वो बस छलांग लगाने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर लता आ जाती है। पिताजी रुकिए, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? मदन लाल जब लता को देखता है तो उसे होश आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सब खत्म हो गया बेटी, सब कुछ खत्म हो गया। सेठ ने खेत हड़प लिया। अब हमारे पास जीने का कोई भी सहारा नहीं बचा। अब हम बर्बाद हो जाएंगे। बस पिताजी, अब हम कोई और दुख नहीं झेलेंगे, बहुत हुआ। तो क्या करेगी बेटी? कैसे होगी तेरी शादी और कैसे खेत मिलेगा वापस? और सेठ का कर्जा, उसका क्या? भूल जाइए अब शादी को पिताजी। मुझे नहीं करनी शादी, बल्कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। ऐसे किसी भी घर में मुझे नहीं जाना जहाँ पर मुझसे ज्यादा लोगों को दहेज की चाहत हो। और सेठ ने पैसे के बदले में खेत हड़प तो लिया है, इसलिए अब उधारी की भी फिक्र मत करिए। ये सब तू क्या कह रही है बेटी? हाँ पिताजी, अब हम लोग किसी और के खेतों में जाकर काम करेंगे और मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। ये जीवन बहुत अनमोल है, हम इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर एक जगह से हार भी गए तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। मदन को अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ हिम्मत आती है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर जैसे उसकी बुद्धि भी दुरुस्त होने लगती है और वो खुद को संभालता है और कहता है, तूने ठीक कहा बेटी, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है तो अभी कैसे हार मान जाए। हम लोग लड़ेंगे और सब कुछ ठीक होने तक लड़ेंगे। मुझसे भूल हो गई जो मैं मरने जा रहा था। लता अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाती है। दोनों घर जाते हैं।
और अगले ही दिन से दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में लता को काम करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सब ठीक लगने लगता है। दोनों बाप बेटी रोज मेहनत करके अपना गुजारा करने लगते हैं। वहीं खेतों में एक बुजुर्ग आदमी और आता है। एक दिन वो लता और उसके पिता के पास आकर बोलता है, बेटी, मेरा नाम जीत दास है। मैं देख रहा हूँ तुम लड़की होकर अपने पिता के साथ काम करने आती हो और उनका इतना ध्यान भी रखती हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। जी आपका धन्यवाद चाचा। मेरा इस दुनिया में पिताजी के सिवा कोई नहीं है, इसलिए इनका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी बेटी। मेरा एक बेटा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। घर में तुम्हारी जैसी बहू आएगी तो हमारा घर भी धन्य हो जाएगा। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए बस हम ही दोनों हैं परिवार में। लता ये सुनकर एकदम चुप हो जाती है, मगर मदन लाल बहुत खुश होता है। लता की शादी ना हो पाने का दुख तो मदन लाल के दिल में कब से दबा हुआ था, लेकिन अब सामने से रिश्ता आता देखकर मदन लाल के लिए फिर से एक उम्मीद जाग उठती है। जी जरूर, मेरी बेटी तो बहुत सर्वगुण संपन्न है। जी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, बोलो ना। मैं शादी के बाद भी अपने पिता की सेवा और देखरेख करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शादी करके उन्हें भूल जाऊं, क्योंकि दुनिया में मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। अरे बेटी, इससे भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तुम अपने पिता का पूरा ध्यान रखना। मेरा बेटा मोहन बहुत अच्छा है, वो हमेशा हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ देगा। लता ये सुनकर खुश हो जाती है। उसकी खुशी देखकर उसके पिता उसकी तरफ से बोलते हैं, तो ये रिश्ता पक्का समझिए भाई साहब, मेरी बेटी को भी ये रिश्ता मंजूर है। आप कल ही हमारे घर अपने बेटे के साथ आ जाना, फिर हम सब कुछ तय कर लेंगे। फिर क्या था, लता की मोहन से शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। लता शादी के बाद भी अपने पिता का पूरा ध्यान रखती है। मदन लाल को अब जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी। अब तक जो कुछ भी बुरा हुआ उसे मदन लाल भूल चुका था, क्योंकि अब जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा था।